गुड इवनिंग टू एवरीवन। और बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज का जो क्लास है बेसिकली रूप से, है ना, जो हमने पिछले लास्ट क्लास हमने अटेंड करा था, है ना, एक समझ विकसित करने की कोशिश की थी, है ना, कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं और किस तरह में पढ़ना चाहिए और एग्जाम में किस तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल होगा। एक समझ विकसित करने के प्रयास में हम लोग पिछला क्लास लिए, है कि नहीं, हम लोगों ने समझा। आज का जो सफ़र जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी सफ़र में थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल। ठीक है ना, हमारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना। आज हम ये समझेंगे कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, वो क्या हमसे कहना चाहता है ना। प्रियम्बल एक सिर्फ कुछ लाइनों का, या ऐसा नहीं समझेंगे कि ये एक पेज का संविधान का एक हिस्सा, ऐसा नहीं है। वो अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ रखता है। वो कुछ छोटी चीज नहीं, बल्कि वे जितने भी आपके जो संविधान के निर्माता थे उनके जो मानसिकता थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो नजरिया था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, कैसे कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, है ना, सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, है ना, ये जो शक्ति है ये किनके हाथों में होनी चाहिए, शक्तियों का जो स्रोत है कौन होंगे, सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, है ना। इन सभी चीजों को बहुत ही व्यापक तरीके से उनकी जो सोच थी वो सोच झलकती है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। यह प्रियम्बल बनाने में भी जब संविधान का निर्माण चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी, तो इस संविधान के निर्माण के दौरान ये जो प्रियम्बल या प्रस्तावना का जो निर्माण हुआ था इसमें भी काफी समय लगे थे, जो यह सिद्ध करता है कि इसकी अपनी महत्ता है ना। कहीं तो बहुत सारे आप केसेस देखोगे, कहीं पे कहा गया कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, कहीं पे बोला जाएगा नहीं ये संविधान का पार्ट है, अभिन्न अंग है ना। वो चीजों को हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये समझेंगे आज क्लास में कि जो ये प्रस्तावना है या उद्देशिका है या भारत की प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है ना, ये क्या है, ये हमारे शासन व्यवस्था को कैसे बताती है, हमारा शासन व्यवस्था कैसे होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उसकी संचालन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये बताती है। ठीक है ना। ये जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान जिन्होंने लिखा, जिन लोगों ने, उनकी सोच को बताती है। तो अगर सिंपल एक लाइन में कहें तो ये जो प्रस्तावना है कुछ और नहीं बल्कि ये संविधान की आमुख है, चेहरा है संविधान की, है ना, आईना है, कह सकते हैं कि अगर हम संविधान को समझ ले तो हमें ये समझ में आएगा कि अगर हम प्रस्तावना को समझ ले तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा संविधान में क्या है, वो किन बातों पर चर्चा करता है ना कि नहीं। तो इसी तरीके से प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का आईना है, चेहरा है, अमुख है ना, उसका जो व्याख्यात्मक स्वरूप है कि नहीं। तो इसी तरीके से आज हम अपना जो सफर है उसको स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना शब्द से, और हम कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना का मैक्सिमम पोर्शन आज कंप्लीट हो, और जो भी बचेंगे इसके पोर्शन वो अगले क्लास में आप लोग को फिर से हम मिलेंगे और वहां पे इसको डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आपको मैं बता रहा हूं कि प्रस्तावना अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आपने लगभग संविधान की सारी चीजों को लगभग तरीके से आप समझ जाओगे, है ना। संविधान क्या है, हमारा गवर्निंग सिस्टम क्या है, गवर्नेंस क्या है, सरकार, सरकारी पद्धति क्या है, प्रशासन व्यवस्था क्या है, काफी हद तक आपकी एक समझ जो है ना वो आप में विकसित हो जाएगी, है कि नहीं। तो ध्यान से समझना है हमें। यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे। मान लीजिए इस प्रस्तावना को हमने अलग अलग तरीके से तोड़ा है। जैसे मान लीजिए कि प्रस्तावना में जो आपको बताए थे कि प्रस्तावना क्या है, ये शक्ति को बांटता है। ठीक है ना, जब हम आपको बताए संविधान बताए थे आपको, तो हम बताए क्या बताए थे कि जो संविधान है वो क्या करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है, शक्ति का मानचित्र होता है कि नहीं, शक्तियों को विभिन्न पदों में ये बताता है, उसके अधिकार पा देता है, उसकी शक्तियों को बताता है। उसी तरीके जो प्रस्तावना है इसमें भी हम शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये भी संविधान का अंग है, तो ऑब्वियसली ये क्या हम बोले आपको, प्रस्तावना क्या है, ये संविधान का आईना है, यानी जो हमें दिखता है संविधान में वो यहाँ से दिखता है ना। फिर इसी का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे करा गया है पूरे भाग में, ठीक है ना, संविधान के। तो इसको हम अलग अलग पार्ट में बांटे हैं। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे पहला हम बांटे इसको स्रोत, कि भाई जो शक्ति है ना, जो संविधान में शक्तियां दी गई है तो उन शक्तियों के बारे में स्रोत के बारे में बताया कि उन शक्तियों का स्रोत क्या है, प्रस्तावना में बताया गया है। दूसरा कि शक्ति का स्वरूप क्या है,
शक्ति का स्वरूप क्या है, ठीक है ना। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, क्या है इसका उद्देश्य, यानी इसकी स्रोत क्या है शक्ति का, किन हाथों में जो शक्ति होती है शासन व्यवस्था चलाने की, इसके उद्देश्य क्या है और इसके स्वरूप क्या है, ठीक है ना। कुछ चीजें और भी हम देखेंगे, जैसे हम देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ मामले थे, ठीक है, कुछ केसेज है, ठीक है ना, ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भाई ये जो है इसको लिया कहाँ से गया, है ना, लिया कहाँ से गया, इसको देखेंगे हम ना। फिर उसका देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ संशोधन हुए हैं, है ना। ऐसे करके हमने सब पार्ट्स में इसको आपकी समझ को अच्छे से समझ विकसित करने के लिए, आप बेहतर तरीके से उस प्रस्तावना को समझ सको, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना, ताकि आप क्या करो अच्छे से इसको समझ सको, ठीक है ना। उसका देखिए एक और एक हिस्से में इसको हमने बांटा है, वो है आदर्श। क्या है आदर्श, कि भाई कुछ आदर्शों की बात भी करता है प्रस्तावना, ठीक है ना। तो एक तरफ से फिर से देखते हैं, तो प्रस्तावना क्या क्या बताता है, किन किन बातों के बारे में हमें जानकारी देता है, ये किन किन बातों को पुकार पुकार कर हमें कहता है कि ये चीजें संविधान में शासन व्यवस्था में है। देखिए पहला क्या है कि इसमें एक कहां से लिया गया है, एक हम देखेंगे। दूसरा है संशोधन, अमेंडमेंट, है ना, अमेंडमेंट, इसमें संशोधन किया गया है, वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे स्रोत की, भाई शक्ति तो है लेकिन शक्ति का स्रोत क्या है हमारे व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, है ना। उसका देखेंगे शक्ति का स्वरूप क्या है, ठीक है, स्वरूप, नेचर ऑफ द पावर, है ना। उसका देखेंगे कि इसका उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है कि भाई प्रस्तावना में कुछ उद्देश्यों की चर्चा की गई है ना, कि ये चीजें होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। उसका देखेंगे कुछ मामले दिए हैं, मामले मतलब केसेस, है ना, जो रिलेटेड है प्रस्तावना से। जैसे आपको हमने कहा कि भाई कुछ केसेस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है पाठ है संविधान में, कुछ में कहा गया नहीं है, उन सब चीजों को देखेंगे। इंपॉर्टेंट केसेस है, सबको नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस को देखेंगे। आदर्श की बात की गई है भाई, तो आदर्श की बात तो की है कि आपको पहले ही हम बताए संविधान में क्या बताए थे कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो हमारा संविधान है ना, ये क्या है, ये भारतीय संविधान में हम बताए थे लास्ट क्लास में कि इसमें कुछ दर्शन है। क्या है दर्शन, क्या है दर्शन, जिसमें आपको बताए थे, है ना, डीपीएसपी, एफआर, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इसको, है ना। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, है ना। तो इस तरीके से डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, और एक बताया था प्रीएम्बल, है ना। तो देखिए प्रीएम्बल इसका पार्ट है, एक आदर्श का पार्ट है। यानी आदर्श का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, है ना, तो उन सब चीजों की जानकारी भी प्रीएम्बल में दी गई है। तो ये जो आदर्श है कुछ और नहीं है, बल्कि जो भी संविधान निर्माताएं रहे हैं उन संविधान निर्माताओं को, ठीक है ना, उन संविधान निर्माताओं को, है ना, उनकी जो सोच रही है, जो एक नजरिया रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए हमारे भारत में, आने वाले समय में भारत ऐसा होना चाहिए, इसके उन्होंने कुछ आदर्शों को भी प्रीएम्बल में संकलित करा है, ठीक है ना। डीपीएसपी की जो हम बात करेंगे कि ये दर्शन है, तो डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, राज्यों को कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राज्यों के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है ना। ये भी क्या एक नजरिया सोच है संविधान निर्माताओं का। फंडामेंटल मौलिक अधिकार हो गए, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब जो आपके कर्तव्य है, कर्तव्यों की बात की गई है ना। उसके बाद आपका प्रीएम्बल जो बोलेगा आपका प्रस्तावना। तो इस तरीके से ये सब क्या है दर्शन है। तो इन्हीं चारों का एक हिस्सा क्या है, एक हिस्सा प्रस्तावना भी आता है दर्शन का। इसीलिए क्या है इसमें कुछ आदर्शों की बात की गई है। आदर्श जहाँ होंगे मतलब वहाँ विचार होंगे। आदर्श का मतलब क्या है, जो निर्माता है उनके विचारों को रखा गया है। तो कुल मिलाकर हम इस तरीके से एक के बाद एक प्रस्तावना को देखेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रस्तावना हमने आपको बताया कि एक आमुख है ना, आमुख है, एक है ना, आईना है, दर्पण है कि नहीं। तो इसी तरीके से इसको समझने के लिए कि ये प्रस्तावना है क्या, कुछ लोगों ने कुछ बात को रखा, ठीक है ना। जैसे एक महान व्यक्ति थे, है ना, के मुंशी, क्या नाम था, के मुंशी, ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति थे भार्गव जी, और तीसरा थे पालकी वाला जी, ठीक है। ये तीन लोग थे, ठीक है ना। ये काफी राजनीतिक तरीके से काफी विद्वान थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये सभी लोग लगभग जो है संविधान से कुछ लोग जुड़े हुए थे, कुछ बहुत बड़े संविधान वेता भी थे रहे हैं, है ना। तो जैसे के मुंशी जो थे, इन्होंने कहा कि जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारा प्रस्तावना है ये कुछ और नहीं, ठीक है, बल्कि ये भारतीय राजनीति की जन्मपत्री है। क्या भाई, भारतीय राजनीति की जन्मपत्री है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, मुंशी जी ने कहा
क्या है प्रस्तावना, क्या है भाई, ये भारतीय राजनीतिक जनपति यानी भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये हमें बताता है प्रस्तावना। सोचिए कितनी अहम बात है। इनके कथन से एक प्राप्त होता है हमें कि ये जो प्रस्तावना शब्द है ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है संविधान में, ठीक है ना। तो क्या भारतीय राजनीति की जनपत्री है, इसका मतलब जो राज्य व्यवस्था होगा, जो राज्य प्रशासन व्यवस्था होगा भारतीय संदर्भ में, भारतीय पटल पे, वो क्या होगा, वो कैसा होगा, एक प्रस्तावना बताएगा। अब हम जब एक चीज पढ़ेंगे स्रोत के बारे में, शक्ति का उद्देश्य के बारे में, है ना, स्वरूप के बारे में, तो इस बात को हम अच्छे से व्याख्यान कर पाएंगे, ठीक है ना, कि क्यों और किस लिए मुंशी जी ने प्रस्तावना को नहीं कहा ये भारतीय राजनीति की जन्म पत्री है, ठीक है ना। कल आपको हम कराए थे, बताए थे आपको कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, ये सैद्धांतिक स्वरूप है शासन संचालन करने के लिए। शासन किसी देश का कैसे संचालन होगा ये उसकी बताता है ना, उसके प्रावधानों का संकलन किया हुआ है संविधान में, लेकिन उसको अप्लाई किया जाता है कानून बनाकर, है ना। उन प्रावधानों को भारतीय समाज के पृष्ठभूमि पर रखा जाता है ना, लाया जाता है कानून के द्वारा, जो संसद और हमारी जो सरकार बनाती है ना। तो ये कहलाता है राज्य व्यवस्था, मतलब एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोविंस, है ना, जो सिद्धांत है, एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रिंसिपल व्हिच इज डील्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो प्रोविंस दिए हुए हैं, जो प्रावधान दिए हुए हैं, उन प्रावधानों को वास्तविक रूप में हमारे धरातल पे, भारतीय समाज के धरातल पे जो रखा जाता है विभिन्न कानूनों के द्वारा, ये कहलाता है राज्य व्यवस्था। यानी सिंपल समझिए कि मुंशी प्रेमचंद ने कहा प्रस्तावना भारतीय राजनीतिक जन्म पत्री, इसका मतलब राज्य व्यवस्था कैसा होगा ये प्रस्तावना में दिया हुआ है। राज्य व्यवस्था किस तरह करनी चाहिए वो आपके दिए हुए हैं। दूसरा जो महान व्यक्ति जिनका नाम है भार्गव जी, इन्होंने क्या कहा, भार्गव इन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है इसका स्वरूप और ज्यादा व्यापक है। इन्होंने बोला कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। क्या है, संविधान की आत्मा है। देखिए ये बहुत बड़ा बात बोल दी इन्होंने, भार्गव जी ने क्या कहा कि प्रस्तावना ठीक है कि मुंशी जी ने कहा भारतीय राजनीति की जन्मपत्री है, सही है, लेकिन इसका स्वरूप और व्यापक है। ये संविधान की आत्मा है, यानी अगर किसी भी पार्थिव शरीर है, अगर उसमें आत्मा नहीं हो तो निर्जीव के समान है कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर संविधान में प्रस्तावना को नहीं जोड़ा जाएगा तो ये जो हमारा संविधान जो है ये अधूरा माना जाएगा। इसका कोई, जैसे अगर हम सिंपल कहें कि अगर कोई व्यक्ति है उसमें अगर आत्मा नहीं मौजूद है, या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा मुक्त हो जाती है, तो पार्थिव शरीर क्या जस्ट निर्जीव हो जाता है, कुछ नहीं होता उसमें, है ना। उसी तरीके से भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, ये संविधान की आत्मा है। बिना प्रस्तावना के संविधान का कोई स्वरूप नहीं है, वो निर्जीव मात्र है, वो कुछ भी नहीं है कि नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा जो महापुरुष थे उनका नाम था पारकीवाला जी, ठीक है, ये भी बहुत बड़े संविधान वेता थे। इन्होंने बोला कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय है। क्या है, संविधान का परिचय है। देखिए ध्यान समझिए, ठीक है। यानी पारकीवाला जी का ये कहना था कि अगर हमें संविधान को समझना है, ठीक है, अगर हमें संविधान के बारे में जानकारी हासिल करनी है, संविधान क्या कहता है, किन किन बातों को हमें बताता है, अगर ये हमें समझनी है तो हमें किसके प्रति समझ को विकसित करनी होगी, प्रस्तावना। और वही काम आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि क्या प्रस्तावना संविधान का परिचय है। अगर हमें संविधान को समझना है भाई तो हमें क्या करना होगा, प्रस्तावना को समझ लेना होगा। और वही आज हम लोग करेंगे कि हम प्रस्तावना को बहुत व्यापक तरीके से देखेंगे, कोशिश करेंगे हम अपना 100% कि आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से आपके, है ना, आपकी जो डाउट्स है, जो आपकी समस्या है उसको दूर कर सके। तो इस तरीके से देखिए, अगर सिंपल हम इनको कहें, अब समझिए कि अब प्रस्तावना क्या है, आप लोग कहिए इसमें क्या होगा। तो अब हम समझेंगे कि प्रस्तावना को हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति की जन्मपत्री है ना, संविधान की आत्मा है, संविधान का परिचय। अच्छा, एक यहाँ पर किसी को डाउट हो सकता है तो उसको क्लियर कर देते हैं हम, वो फिर आगे जाके आएगा फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन फिर भी क्लियर कर देते हैं। देखिए भार्गव जी ने यहाँ कहा कि प्रस्तावना है जो संविधान की आत्मा है, लेकिन एक बार और एक और महापुरुष है जिन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा है किसी भी चीज को संविधान में। तो देखिए वो किसको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपको पता ही है कि संविधान का जो निर्माण हुआ था, उनकी जो प्लानिंग कमीशन थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके ये क्या थे, मुख्य व्यक्ति थे, है ना। तो ये जो अंबेडकर जी थे, इन्होंने आगे चल के हम जब आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे, मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है,
ये आपका 12 से 35 तक है, ठीक है। तो इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 32 में कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीन ली जाती है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और कह सकते हो मिलाओ हमें हमारे अधिकार को वापस दिलाया जाए, हमारा ये मौलिक अधिकार है, हमें इसको वापस करा जाए, है कि नहीं। आप ये कह सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 32। ये खुद अपने आप में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। देखिए 12 से 35 के बीच में है ना 32, है ना। तो खुद अपने आप में क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। छठवां मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया अमेंडमेंट करके, अभी आगे बताएंगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी बात में 6 मौलिक अधिकार है। तो 6 में जो 6वां जो मौलिक अधिकार है ये है 32, आर्टिकल 32। इसमें क्या कहा गया है कि आपके संविधान में जो दिए हुए हैं मौलिक अधिकार उसको आपको वापस मिलेगा, है ना। मौलिक अधिकार का उपचार का अधिकार, है ना। यानी जो आपके मौलिक अधिकार है उसका उपचार किया जाएगा, ये आपका मौलिक अधिकार है। मतलब अगर आपका मौलिक अधिकार को छीन लिया गया किसी से या किसी ने आपके मौलिक अधिकार का हनन करा है तो वो आपको उसको वापस दिलाया जाएगा। इसके लिए आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और एक और है कि सुप्रीम कोर्ट में तो आप जा ही सकते हो दिल्ली, लेकिन जरूरी तो नहीं सब दिल्ली आ जाएंगे भाई। बहुत लोगों को पैसे की दिक्कत होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो भाई दिल्ली लोग जो नहीं आ पाएंगे उसके वो क्या करेंगे भाई अपना अधिकार को लेने के लिए? तो वो एक और धारा है, वो है आर्टिकल 226। क्या है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। इसमें कहा गया है कि आप, ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है, कोई नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए। कहाँ जाइए? हाई कोर्ट, आपके राज्य का जो उच्च न्यायालय है आप वहां पे जाइए, आपको वहां पर भी आपको वो मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकते हैं, अगर आपका अधिकार हनन हुआ है, आप बोलोगे हम केस करते हैं, हमारा ये कीजिए, ठीक है, तो वो मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट जाते तो ये कह सकता है कि ठीक है हम देखते हैं, आप केसेस मत करो, हम देखते हैं, ये मना कर सकते हैं, इनका अधिकार है, ठीक है। तो ये जो आपका अधिकार जो छीना जाएगा इसके लिए ये दोनों 5 रीट जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे? 5 रीट। रीट का मतलब क्या होता है? आदेश। क्या होता है? आदेश। तो ये जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो इन रीटों के तभी इन रीटों के बारे में ज्यादा अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, परमादेश है, ऐसे करके 5 रीट्स अच्छे से देखेंगे, इसको व्यापक रूप से कोई टेंशन नहीं लेना है। तो बस इतना समझिए कि इन रीट्स के द्वारा आपके अधिकार को आपको वापस दिया जाएगा, ये आपका अधिकार है। क्या है? तो इसी चीज को भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। ये कंफ्यूजन आपको ना हो इसीलिए मैंने बता दिया कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा और आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा। ध्यान से समझिए, अगर ये अधिकार आपके पास नहीं हो 32 तो भाई आपके अधिकार को कोई भी छीन लेगा, है कि नहीं। तो अगर कोई भी आपके अधिकार को छीन लेता है तो क्या होगा? संविधान कहाँ रहा? लोकतंत्र कहाँ रहा? कहाँ आपको अधिकार मिला? इसलिए इस संविधान, इस आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और यहाँ पे भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ में आ गया कि प्रस्तावना क्या है ना, ये हम समझे यहाँ तक व्यापक तरीके से, है कि नहीं। अब इसके बाद एक एक करके हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, या कुछ लिखना है पॉइंट आउट करना है कर लीजिए, है ना। 30-40 सेकंड का हम समय देते हैं आप लोगों को, कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। तो हमने अभी तक समझा है ना कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, किन अर्थों में वो अपनी व्यापकता को समेटे हुए है, किन अर्थों में उसे हम भारतीय संविधान का आईना कर सकते हैं, किन अर्थों में हम उसे भारतीय राजनीति की जन्मपत्री कर सकते हैं, किन अर्थों में हम उसे संविधान की आत्मा कर सकते हैं, किन अर्थों में उसे हम भारतीय संविधान की परिचय कह सकते हैं। इन सब चीजों को हम बेहतर तरीके से अपनी समझ को विकसित करते हुए हम देखें, है ना। और आज इस सफर में हम आगे चलते हुए देखते हैं, अब एक एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, आप एक एक पॉइंट हम बारीकी से डील करेंगे और आपकी समझ को बेहतर बनाएंगे, है ना। प्रस्तावना के समय जो भी जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी जिनको सब प्रस्तावना को लेकर कुछ समस्याएं हों, समस्याओं को दूर करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे है कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि संविधान जो है वो लगभग 30-35 देशों को खंगालने के बाद,
30-35 देशों को संविधान को पढ़ने के बाद जो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने उन संविधानों से जो मौलिक चीजें होनी चाहिए, जो शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए होनी चाहिए, जो संविधान को सही रूप में संविधान का स्वरूप प्रदान करता है, उन चीजों को वो 30-35 देशों से लेकर अपने संविधान में इन्होंने रखा। ठीक है, जो इस संविधान की मौलिकता, जो इस संविधान की अनोखापन, जो इस संविधान हमारे भारतीय संविधान के अनुपम स्वरूप को है ना बनाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखते हुए देखेंगे कि संविधान का हल पाठ कहीं ना कहीं से लिया गया है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि भाई भारत में जो आपका द्विसदनीय व्यवस्था है, ये कहाँ से लिया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। भारत का जो आपका संशोधन करने की जो है संशोधन अमेंडमेंट प्रोसेस, वो कहाँ से लिया गया है? भारत का जो गवर्नर का जो पावर है वो कहाँ से लिया गया है ना? भारत का जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? भारत के डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? भारत के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए? ये सब अलग अलग देशों से हमने अडॉप्ट किया। भारत की इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, है ना? ये सब चीज को हम देखेंगे। तो इसी तरीके से प्रस्तावना को भी कहीं ना कहीं से लिया गया होगा, उसके स्वरूप को लिया गया होगा। ठीक है ना? तो जो प्रस्तावना जो शब्द है ना, प्रस्तावना ये जो शब्द है ये आपका यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से, है ना? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना? यूएसए से ये जो प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देश्य का जो शब्द है ये आपका कहाँ लिया गया? प्रस्तावना शब्द ये लिया गया यूएसए से। लेकिन अगर इसकी हम भाषा की बात करें, भाषा शैली की बात करें, किसकी बात करें? भाषा शैली की बात करें तो ये जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया, है ना? जो हमारा छोटा सा एक महादेश है सबसे, है ना? ये ऑस्ट्रेलिया। तो अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और जो ये शब्द है प्रियम्बल या प्रस्तावना ये यूएसए से लिया गया। ठीक है, बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आता है संशोधन। तो संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट। इंग्लिश में अगर कहें तो अमेंडमेंट होता है। क्या होता है? अमेंडमेंट। यानी अगर संविधान को देखिए, संविधान जो है हम आगे देखेंगे कि संविधान की विशेषताओं के बारे में, तो हम देखेंगे आगे क्लास में कि संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है। मतलब जहां जरूरत पड़े कठोरता की, वो अपना कठोरता स्वरूप को प्रदर्शित करता है, और जहां जरूरत पड़े लचीलापन की तो संविधान अपने लचीलापन गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो इसीलिए संविधान में जो ये अमेंडमेंट है, संशोधन है, कुछ जो बदलाव जो होते हैं वो संविधान में संशोधन करके होते हैं। ठीक है ना? और कुछ नॉर्मल प्रोसेस से बिल्कुल से होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो संशोधन होते हैं ये हमारा एक आर्टिकल है संविधान में। ठीक है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। तो ये जो 368 जो आर्टिकल है, इसी आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में, देखिए संविधान जो निर्माता थे वो भी ये सोचे थे कि देखिए संविधान क्या है, ये ऐसा तो नहीं कि 50 साल बाद, 45 साल बाद, 70 साल बाद, है ना? अभी हमारे स्वाधीनता के 75 साल हो गए। ठीक है ना? अभी हमने विगत 15 अगस्त को हमने 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया, है ना? तो वो जानते थे आपके संविधान निर्माता कि आने वाले समय में इसको बदलाव की जरूरत पड़ेगी। ये समय के प्रासंगिकता के आधार पर इसमें बदलाव जरूरी होंगे, अपरिहार्य होंगे, अनिवार्य होंगे, है ना? इसीलिए इन्होंने एक प्रावधान रखा संविधान में कि संशोधन प्रक्रिया, ये इन्होंने 368 में अच्छे से इन्होंने व्यापक तरीके से बताया कि किन प्रोसेस से कैसे कैसे तरीके से संशोधन हो सकते हैं। साधारण बहुमत से होते हैं, है ना? स्पेशल बहुमत से होते हैं, इफेक्टिव प्रभावी बहुमत से होते हैं। ये अच्छे से हम पढ़ेंगे जब हम संशोधन प्रक्रिया पढ़ेंगे तो। लेकिन सिंपल हम यहाँ पे थोड़ा सा विकसित करेंगे कि संशोधन जो है 368 के द्वारा होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि प्रस्तावना में भी संशोधन हुए होंगे। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुए, मात्र एक बार। अगर सिंपल कहीं क्वेश्चन दे कि प्रस्तावना कितने बार संशोधित की गई है, तो मात्र एक बार प्रस्तावना को संशोधित की गई है। वो कही गई थी 42, है ना? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार और अभी तक आखिरी बार, है ना? यानी अभी तक एक बार ही संविधान में प्रस्तावना का संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उस संशोधन में 3 चीजें जो है वो जुड़ी है संविधान में, 3 चीजें जुड़ी गई है ना? वो चीजें क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये जो 3 चीजें जोड़ी गई है ये है, पहला जो आपका है
समाजवादी, समाजवादी। यानी जब संविधान का जब निर्माण करा गया था तो वहां पे ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करा गया था प्रस्तावना में, लेकिन बाद में ऐड करा गया समाजवादी, है ना, सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म। दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष। क्या आता है? धर्मनिरपेक्ष, है ना, जिसको सेकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकुलर। क्लियर है? तीसरा जो शब्द आया वो है अखंडता। क्या आया? अखंडता, है ना, इंटीग्रिटी। क्या आया? अखंडता। हमारे भारत में आप सुनते हो कि प्रस्तावना में शब्द में जब आप पढ़ते हो कि प्रस्तावना को अखंड, एकता और अखंडता, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो यूनिटी शब्द पहले से जुड़ा था संविधान में, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं थी, प्रारंभिक समय से ही था, लेकिन एक शब्द और जुड़ गया अखंडता। एकता और अखंडता, ध्यान समझिएगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो जब एकता होगा तो तभी तो अखंडता होगा। जब लोग एक साथ जुड़े रहेंगे, बंध के रहेंगे प्यार से, भाईचारे बंधे में, भाईचारे में, तभी तो टूटेंगे नहीं। इसीलिए संविधान में सोचा गया, देखा गया, जो विचार थे, जो आदर्श थे, कि उसमें एक शब्द और जुड़ना चाहिए, अखंडता, क्योंकि एकता अखंडता के बिना अपूर्ण है और अखंडता एकता के बिना अपूर्ण है, इसलिए एक शब्द जोड़ा गया, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है ना? तो देखिए तीन रूप से यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया। लेकिन एक शब्द अगर एग्जाम में कहीं देता है तो यहाँ पे एवं शब्द जोड़ा गया, एवं, लेकिन एवं का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मुख्य रूप से क्या बोलेंगे? तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यही पहली और अभी तक आखिरी बार प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं। ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ठीक है, आगे देखते देखिए। तो जब संविधान, जो आपको पता होगा कि जो संविधान का जो निर्माण हुआ वो 1946 में एक समिति आई थी, कैबिनेट समिति, ठीक है ना, तो वो अंग्रेजों के द्वारा, सरकार, संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में भेजी गई थी। क्यों? उसका उद्देश्य यही था कि भारत में संविधान की स्थापना की जाए, एक नया संविधान का निर्माण करा जाए। तो उस कैबिनेट मिशन के द्वारा, समिति के द्वारा भारत में संविधान बनना प्रारंभ हुआ था। ठीक है? तो याद से देखेंगे तो वो 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में भारत आया था। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन। तो देखिए, अगर जब हम संविधान की बात करें और इस कमेटी की अगर बात ना करें, कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन की, जिसका मिशन क्या होता है? भारत में संविधान का निर्माण करना। तो अगर इस मिशन की हम बात ना करें, कैबिनेट मिशन 1946 की, तो संविधान को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इसी से संविधान का जन्म हुआ है। इसी से तीन जो सदस्य थे, ब्रिटिश सदस्य थे, वो भारत आए थे और संविधान के निर्माण में अपनी योगदान दिए थे। ठीक है ना? बाकी सारे नेताओं को एकजुट करके एक संविधान के निर्माण के लिए उन्होंने एक सोच विकसित की थी। ठीक है? देखिए, तो ये कुल मिलाकर हमने ये समझा कि कहाँ से लिया गया संविधान में प्रस्तावना और इसमें संशोधन हुए, क्या हुए, क्या क्या जोड़े गए, कितने बार संशोधन क्या हुए, हमने देखे। अब जो अगला टॉपिक है, ठीक है, वो आपका स्रोत है। तो स्रोत जानने के पहले एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब संविधान का निर्माण करना शुरू हुआ, संविधान के लिए बैठकें शुरू हुई, है ना, तो जो बैठकें शुरू हुई थी, उन बैठकों में जो कांग्रेस प्रथम बैठक हुई थी, मतलब संविधान के निर्माण के लिए जो बैठकें शुरू हुई थी, चर्चा परिचर्चा के लिए, तो संविधान के निर्माण के लिए जो प्रथम बैठक शुरू हुई थी, संविधान निर्माण के लिए जो प्रथम बैठक हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ डेटें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। तो जो संविधान निर्माण के लिए जो प्रथम बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना? इस समय क्या हुआ था कि देखिए, कोई भी बैठक होती है तो उस बैठक में कोई एक अध्यक्ष को चुना जाता है, एक सचिव चुना जाता है। ऐसा होता है ना कि भाई चेयरपर्सन होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे उस समय, इस बैठक में, प्रथम बैठक में अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, देखिए उस समय डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि किनको सदस्य का अध्यक्ष, मतलब इस सचिव, इस बैठक का अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है ना, संविधान निर्माण के लिए। तो एक सीनियर मोस्ट कैंडिडेट थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, जो बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इन्हों को अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया प्रथम बैठक का। ठीक है, लेकिन आगे जाकर जब द्वितीय बैठक हुआ, है ना, तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया? अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। यानी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में जो हुई थी उसके अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया था। तो एक अस्थायी बैठक, क्योंकि उस समय किसी अध्यक्ष का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए सीनियर मोस्ट कैंडिडेट सत्यनारायण सिन्हा थे, उनको बना दिया गया। लेकिन जब सेकंड बैठक हुई उसमें क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो था, अस्थायी अध्यक्ष जो बना दिया गया संविधान निर्माण के जो प्रक्रिया बैठक में थे, उनका अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना, देखिए भी बिहार से लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया हुई। इसके बाद ये जो आपका बैठक हुआ तो कब फिर आएंगे, देखिए 12 दिसंबर आएंगे, है ना, 12 दिसंबर 1946, है ना। एक डेट इंपॉर्टेंट है जो है 13 दिसंबर 1946। इस दिन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, इस दिन क्या इंपॉर्टेंट हुआ 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, इसको देखिए। तो 13 दिसंबर 1946 का वह दिन था जब छोटे नेहरू, है ना, हमारे जो चाचा जी थे, हम लोगों के सबके चाचा जी माने जाते हैं नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, है ना, क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में दिया। यानी संविधान सभा में इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करा, मतलब दिया, है ना, प्रस्तुत करा, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया इन्होंने, प्रस्तुत करा, क्या समझिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया इन्होंने, प्रस्तुत करा। यानी 13 दिसंबर हमारे इतिहास में इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि जो प्रस्तावना शब्द है इसकी उत्पत्ति हमारी उद्देश्य प्रस्ताव से होती है। इसीलिए हम इस ईयर को और इस डेट को बहुत इंपॉर्टेंट आपको दे रहे हैं कि 13 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सम्मानित, बहुत ही, है ना, धनी व्यक्तित्व के संपन्न जो व्यक्ति थे, है ना, वो 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखे, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, यही था कि भाई हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसके प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या सिचुएशन स्थितियां होनी चाहिए, क्या क्या उसके बेसिकली रूप से किस तरीके से हम संविधान का निर्माण कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मौलिक अधिकार क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर एक ब्यौरा प्रस्तुत किए। इसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तो जब इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को दिया, प्रस्तुत किया संविधान सभा में, तो यही आगे जाकर क्या हुआ, संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। संविधान सभा ने क्या इसको किया, इसको स्वीकार कर लिया। तो उसके लिए भी एक डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। यानी इस समय इस उद्देश्य का प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और इसको संविधान में जोड़ दिया गया। और यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावनाकृत पृष्ठभूमि के रूप में उभरा। यानी अगर सिंपल कह सकते हैं तो जवाहरलाल नेहरू की जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही क्या हुआ, प्रस्तावना या प्रेमबल का आधार माना जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इस डेट को बहुत व्यापक तरीके से आपको दो डेट को 13 दिसंबर 1946 और बेसिकली 22 जनवरी 1947 को, है ना, और कैसे संविधान की स्थापना हुआ, है ना, पहला बैठक के इसको थोड़ा विस्तार से समझा, क्योंकि समझ प्रस्तावना कैसे क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे, इसकी जो प्रस्तावना बीज था, ये जो प्रस्तावना एक पौधा जो हमारे दिखा हमारे संविधान में, ये पौधा इसकी बीज कहाँ से थी, इसकी ये कहाँ से अंकुरित हुई, इसको समझ के लिए हमें उद्देश्य प्रस्ताव समझना जरूरी था, इन डेटों को समझना भी जरूरी था, इसलिए हमने इसको था एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ तक देखें, ठीक है ना। अब हम चलेंगे कि स्रोत, ठीक है, कि जो प्रस्तावना है वो ये भी बताता है कि जो शक्ति दी जाती है या जो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का स्रोत क्या है ना, किनके हाथों में एक्चुअली ये शक्ति प्रस्तावना के अनुसार ये जो शक्ति है राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था को, ये किनके हाथों में होती है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये अपने आप में प्रस्तावना ये बात को कह रहा है, क्या कह रहा है, अपने आप को ये कह रहा है। तो इसको हम देखेंगे, बस ये जो पॉइंट है आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा नोट डाउन करना कर लीजिए, है ना, 30-40 सेकंड आपको देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक, तो हमने देखा संशोधन, ठीक है, हमने ये देखा कि संशोधन संविधान में जो है प्रस्तावना को एक बार हुई है 1976 में, है ना, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, है ना, डायरेक्ट संविधान संशोधन द्वारा, ये हमने देखा। अब यहाँ पे हमने ये भी समझ विकसित करी कि प्रस्तावना जो शब्द है कहाँ से लिया गया, किस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश करा, कैसे उसको पारित हुई, कैसे उससे प्रस्तावना बनी, है ना। थोड़ा सा हमने आप बेसिक चीज़ों को, है ना, बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझते हुए आगे चले। अब बेसिकली अगर जो हमारा पॉइंट है स्रोत,
ठीक है ना, स्रोत कि जो संविधान में जो शक्ति राज्य व्यवस्था को चलाने की जो शक्ति दी गई है उसका स्रोत कौन है, किसके हाथों में ये भारतीय राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए, शासन व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए किन के हाथों में जो है ये वास्तविक सत्ता जो है वो किन के हाथों में उनकी शक्ति का स्रोत है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो देखिए स्रोत के अगर हम जिक्र करेंगे तो एक बार प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना, देखिए प्रस्तावना जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, बस इतना समझेगा। और काफी जो मेन चीजें हैं जैसे मान लीजिए कि स्वरूप कैसा है, उद्देश्य क्या है, वो इससे जब नीचे चलेंगे तो इन शब्दों को और आगे चलेंगे जो आगे दिया हुआ। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक हम समझेंगे स्रोत के बारे में। फिलहाल में इतना नहीं था, समझिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी जो भी हम हमारा जो शासन व्यवस्था होगा कैसा होगा, संप्रभुता संपन्न, यानी कोई भी बाहरी देश, कोई बाहरी शक्ति ये हम पे कंट्रोल नहीं करेंगी, है ना। ठीक है ना, हम पे कंट्रोल नहीं करेंगे। इसको संप्रभुता संपन्न कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं। समाजवादी, तो हमारा जो देश होगा, देश का जो व्यवस्था होगा कैसा होगा, समाजवादी होगा, सोशलिस्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सभी को क्या होगा, अगर किसी को असुविधा है, मान लीजिए कोई इलाज नहीं कर पा रहा है, किसी को पैसे नहीं है, समझिएगा ध्यान से। हमारा समाजवाद और जो समाजवाद जो है वो अलग है, जैसे जो एक वैश्विक समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अलग है, उससे हमारा समाजवाद थोड़ा सा अलग है और विशिष्ट भी है, दोनों अर्थों में समझिएगा, अनुपम है। हमारा जो समाजवाद है ये नहीं कहता कि हमारा जो संसाधन जो है उसका समाजीकरण होना चाहिए, यानी अगर किसी अमीर के पास ज्यादा पैसा है उससे छीन लो और गरीब में दान कर दो, बांट दो, ऐसा हमारा समाज में नहीं कहता। हमारा समाजवाद का मतलब ये होता है कि सरकार जो है वो निचले तबके के जो लोग हैं, जो संवेदनशील वर्ग है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है ना, जो संवेदनशील वर्ग है, जातियां है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट है ना, इन सबको जो सामाजिक योजनाओं के द्वारा उन्हें जो उनकी जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करना। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको इलाज करवाना अनिवार्य है, इलाज तो उसको करवाना पड़ेगा। तो उसी तरह मान लीजिए कि आज सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक योजना चलाई थी, आयुष्मान भारत योजना, है ना, जिसमें चिकित्सा को लेकर उनको लोन व्यवस्था या फिर उनको सुविधाएं प्रदान की गई थी, है कि नहीं, आयुष्मान भारत द्वारा। तो इस तरीके से हुआ। अब मान लीजिए किसी को मान लीजिए कि खाने के लिए अनाज नहीं है ना, तो हमारी गवर्नमेंट ने बीपीएल पॉलिसी जो होती है ना, फेयर प्राइस सोप, है ना, फेयर प्राइस सोप, है ना, एफपीएस, यहाँ पे आपको क्या है, कम पैसों में आपको अनाज उपलब्ध कराती है सरकार, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या हुआ, गरीब तबके के लोगों को, जिनको उस चीज को पूर्ति नहीं हो पाती है, उन लोगों को क्या हुआ, आवश्यक मूलभूत चीजों आवश्यकताओं को पूर्ति करवाती है। तो हमारा समाजवादी का मतलब यही होता है कि हमें संसाधनों का समाजीकरण नहीं करना है, बल्कि उन स्कीमों का सही रूप से उन गरीब संवेदनशील तत्वों को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, ये देखना होता है। और उन गरीब तत्वों या संवेदनशील तत्वों या वर्गों के लोगों तक इन सामाजिक योजनाओं को पहुंचाना होता है। यही हमारा समाजवाद, भारतीय समाजवाद का जो स्वरूप है उसको क्या बनता है, एक अनूठा आधार प्रदान करता है, एक अनूठा समाजवाद का स्वरूप प्रदान करता है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, मतलब भारत में कोई अलग कोई धर्म, कोई विशेष धर्म नहीं होगा, भारत में सभी धर्म को समान रूप से देखा जाएगा, कोई धर्म ग्रंथ अलग से नहीं होंगे, कोई किसी धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसी को ऐसा नहीं होगा। लोकतांत्रिक होगा, यानी भारत जो क्या होगा, इसका जो शासन व्यवस्था होगा लोकतांत्रिक, यानी लोग चुनेंगे कि हम शासन करने के लिए, है ना, जैसे आज एमपी एमएलए सब चुने जाते हैं, पीएम हो गए सभी लोग। गणराज्य,
तो गणराज्य में क्या होती है, जो आज भारत के जो प्रधान होते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी देश का प्रधान कौन होता है, ऑब्वियसली राष्ट्रपति होता है, नहीं तो किसी देश में पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के कॉन्सेप्ट में अगर भारत का जो प्रधान होते हैं कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति जो होंगे वो गणों के द्वारा चुने जाएंगे, मतलब वो वंशानुगत नहीं होंगे। अगर आप मान लिए आज जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद जी हमारे भारत के राष्ट्रपति है, मानिए राष्ट्रपति जी हैं, तो अगर वो उनका मान लीजिए वो हट गया किसी कारण से, तो इसका नहीं कि उनका बेटा जो है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, नहीं, वंशानुगत नहीं है। पहले क्या होता था, राजतंत्र था सभी देशों में, बहुत सारे देशों में, भारत में भी राजतंत्र था। तो अभी क्या होता था, अगर राजा मर गया या राजा गद्दी से तो उसका बेटा राजा बन जाता था, राष्ट्र का जो प्रमुख होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज क्या गणराज्य है ना। इस तरीके से कहा गया, देखिए कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग कैसा बनाएंगे भारत को, संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। यानी कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। यानी शक्ति का स्रोत कौन हुआ, हम, यानी नागरिक हुए। यानी यहाँ पे स्रोत का मतलब समझेंगे लोक प्रभुता, क्या समझेंगे, लोक प्रभुता, यानी लोगों की यहाँ पे प्रभुत्व होगी, लोग सरकार बनाएंगे। देखिए आज हमारे देश में जब भी जरूरत होती है निष्पक्ष चुनाव होती है, स्वतंत्र चुनाव होती है, क्यों, क्योंकि भारत पे जो शासन बनेगा, जो शासन करेंगे, सरकार जो गठन करेंगे, उसका चुनाव कौन करते हैं, हम लोग करते हैं, नागरिक करते हैं। कौन करते हैं, नागरिक करते हैं, लोग करते हैं। इसीलिए भारत का जो शक्ति का स्रोत जो है, भारत के जो शासन व्यवस्था को चलाना है, जो भारत के पृष्ठभूमि में जो सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था चलाना, ऊपर का शासन व्यवस्था चलाने के लिए हम किसको अधिकार देते हैं, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को। आज संसद में बैठे हुए एमपी, राज्यों में एमएलए बैठते हैं, उनको कौन चुनता है, हम चुनते हैं, यानी हम नागरिक चुनते हैं। इसलिए मुख्य रूप से जो प्रस्तावना है वो ये कहता है कि भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो शक्ति है वो किसके पास है, वो नागरिक के पास है, वो हम जैसे नागरिक के पास है। हम सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं, वो शक्ति हमारे हाथों में है। ये क्या है, प्रस्तावना ये बात कहती है, प्रस्तावना ये देती है। यानी संविधान में जो संविधान का निर्माण हुआ है वो हम एक शब्द अभी बताएंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत, है ना। अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब पारित होना, लागू होना, है ना। और तीसरा जो है आपका आत्मकृत, मतलब क्या होता है, उसको स्वीकार कर लेना, मतलब उसको क्या करना, अपने आंतरिक भाव से उसको स्वीकार करना। तो ये जो हुआ, ये संविधान हमने लिखा, मतलब ये संविधान में जो शब्द है हम भारत के लोग, यानी ये संविधान लिखने वाले भी हम हैं, ठीक है। और कैसे देश को चलना है, कैसे चलाना है, कैसे सरकार गठन करना है, उनको चुनना है, वो भी हम ही करते हैं, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर जो भारत में जो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो शक्ति का जो पुंज है, शक्ति जो है वो किसके हाथ में है, नागरिक के हाथ में। इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं, लोक प्रभुता या लोकतांत्रिक बोलते हैं। हर साल 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, हम अपने प्रधानमंत्री जी को चुनते हैं, है कि नहीं। राज्य में 5 साल बाद हम लोग अपने क्या बोलते हैं, सीएम को, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, है कि नहीं। राष्ट्रपति को इंडायरेक्टली रूप से चुना जाता है, हम जिनको चुनते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, पूरा जो सरकार जो गठन होता है, सरकार, गवर्नमेंट, है ना, सरकार, है ना, एक बहुत बड़ा शब्द है गवर्नमेंट। इसको कौन बनाता है, हम बनाते हैं, हम नागरिक बनाते हैं। इसलिए सत्ता का स्रोत कौन है, हम है। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि स्रोत का मतलब क्या है। देखिए आज जो हमने सोचा है, जो समझा है ना, कि प्रस्तावना में जो एक पॉइंट हुई थी उसको हमने क्लियर करा। हमें देखा कि प्रस्तावना जो है कुछ और नहीं बल्कि क्या है, संविधान की आत्मा है, संविधान का आईना है, संविधान का स्वरूप है, भारतीय राजनीति की जन्मपत्री है ना। भारतीय जो संविधान है उसकी आमुख है, उसकी क्या है, परिचय है कि नहीं। इसको बहुत व्यापक तरीके से देखा और एक एक पक्ष को देखा कि कहाँ से लिया गया, संशोधन हुए, कैसे क्या हुए हैं, ये प्रस्तावना कहाँ से लाया गया, इसका प्रस्ताव कैसे नेहरू ने पारित किए, है ना, स्रोत क्या रहे, हम भारत के लोग इसको अच्छे समझाए हमने, है ना। तो बेसिकली रूप से हमने यहाँ पे कंप्लीट करा कि स्रोत क्या। आगे देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, ज्यादा वीडियो लंबा होने से क्या होता है, आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं होता, थोड़ा बोरियत फील होता है। इसलिए हमने सोचा कि पिछला जो क्लास होता था वो 1 घंटा का हुआ था, इसलिए हमने थोड़ा छोटा करके छोटा सा वीडियो बनाएंगे, है ना। तो आज का जो ये वीडियो था प्रस्तावना का, प्रियम्बल का, जो आज हमने एक समझ विकसित की, एक है ना व्यापक समझ विकसित की, ये यहाँ तक हमने समझा। आगे जो है शक्ति का स्रोत, उद्देश्य का क्या क्या मामले जो है इससे समझते हैं, जिसका कि हम पढ़ेंगे 1960 में, है ना, बेलूवाड़ी केस
ठीक है। 1960 में वीरवारी मामला जो हुआ है ना, 1973 में केशवानंद भारती मामला हुआ, जो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होता है संविधान को समझने के लिए। संविधान में संशोधन, वहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर का एक यूज होता है कि संवैधानिक जो आधारभूत ढांचा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती के 1973 में हुआ वर्सेज आपका केरला सरकार। तो ये व्यापक तरीके से हम समझेंगे। फिर आदर्श की बात करेंगे, तो आदर्श में बेसिकली समझिएगा कि आदर्श में डीपीएसपी की बात यहाँ पे करेंगे हम। डीपीएसपी की बात करेंगे तो राज्यों को जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्यों को अपने नीतियों में क्या करता है, डीपीएसपी को फॉलो करके अपनी नीतियां बनानी चाहिए, कानून बनानी चाहिए, जिससे राज्य का होगा कल्याणकारी राज्य स्वरूप में बदल सके, है कि नहीं। तो ये इसके बाकी जो पोर्शन है अगले क्लास में पार्ट 2 का जो वीडियो बनेगा हमारा प्रस्तावना के ऊपर, उसमें व्यापक तरीके से और अपनी समझ को विकसित करते हुए इस सफर को आगे लेके चलेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ तक हम रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ध्यान रखिए, सेफ रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स जो है सारे हो रहे हैं। एग्जाम्स को टाला नहीं जा रहा है, चाहे क्लास हो या ना हो, है ना। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए और इसको हमारा जो चैनल है इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इसको अपने जितने ग्रुप्स है इसको फैलाइए, ताकि जिन हमारा जो इनिशिएटिव है कि जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए इस कोरोना के दौर में, जो इकोनॉमिकली रूप से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना, कुछ जो हमारी रूढ़िवादी सोच है, जो महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने नहीं जाया दिया जा रहा है बाहर, घर पे पढ़ो, घर पे रहो, तो जो भी परेशानियां, समस्या है उसको दूर करते हुए हमने अपनी जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग टू सक्सेस स्टार्ट की इनिशिएटिव, इसका जो एजेंडा है, जो इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके, इसमें आप लोगों का सहयोग की बहुत नितांत पर्याय अनिवार्य आपका साथ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कुछ हम यही आपसे एक कहते हैं कि कम से कम इसको जबरदस्त शेयर करिए, लाइक कमेंट कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके, उन प्रतियोगियों तक पहुंच सके जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए और यहाँ से लाभान्वित होकर वो अपने जीवन को एक सफल प्रयास करते हुए अपने जीवन को एक अच्छे पद पर, एक अच्छे पद पर पहुंचा सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपके साथ, बाय।